epithelial tissue, and we are still talking about the part of glandular epithelium. ग्लैंड्यूलर इपिथेलियम में आपने ऑलरेडी हमने बात किया कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज यूनिसेलुलर ग्लैंड एंड मल्टीसेलुलर ग्लैंड. ये हो गया ऑलरेडी. और एक प्रकार देखा हमने एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड. एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड्स. उन्होंने उनका जो भी सिक्रीशन है एंडोक्राइन ग्लैंड्स का, उनके पास पॉकेट्स नहीं. दे डोंट हैव डक्ट्स. So if they are making anything, they are not able to store it. तो ये हमेशा ऐसे ही ध्यान में रखना है. एंडोक्राइन ग्लैंड इज डक्टलेस ग्लैंड्स. एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैव डक्ट. तो अगर इन्होंने कुछ बनाया है, ये उसको स्टोर कर सकते हैं. जब तक जरूरत है तब तक स्टोर करो. जब बॉडी बोलेगा कि अरे उसको दे दो, तो रिलीज कर दो इन द ब्लड एंड इट विल गो टुवर्ड्स वेयरएवर इट इज सपोज्ड टू गो. ग्लैंड्स में तीसरा और एक क्लासिफिकेशन है डिपेंडिंग अपॉन, जैसा मैंने आपको बताया कि ग्लैंड्स का काम क्या है. ग्लैंड्स आर बेसिकली कंसर्न्ड विद सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ सर्टेन मटेरियल. तो ये जो मटेरियल उन्होंने सिंथेसाइज किया है, इस मटेरियल को जब सीक्रेट करने की नौबत जब आती है, तो ये इसे कैसे सीक्रेट करते हैं. उस पर से इपिथेलियम में फिर से तीन प्रकार है. शुरुआत है एपोक्राइन ग्लैंड्स. एपोक्राइन ग्लैंड्स की खासियत क्या है कि ह्यूमन ब्रेस्ट के अंदर जो मिल्क बनता है, वो मिल्क बनाने वाली जो मिल्क ग्लैंड्स हैं, उनको मैमरी ग्लैंड्स हैं. ये मैमरी ग्लैंड्स एक प्रकार की एपोक्राइन ग्लैंड्स, क्योंकि इन मैमरी ग्लैंड्स में, इन एपोक्राइन ग्लैंड्स में जब उनका मटेरियल प्रोड्यूस होता है, उसका सिक्रीशन का जब बात आता है, तो द मटेरियल इज सिक्रेटेड टू अ वेसिकल. ऐसा नहीं समझ में आएगा, मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं कि आपकी ग्लैंड है. इस ग्लैंड ने कुछ तो भी सिक्रीशन बनाया. अभी इधर को तो इंपॉर्टेंट बात है. देखिए, इपिथेलियल टिश्यू के बारे में मैंने बताया था. इपिथेलियल टिश्यू की एकमात्र ऐसा टिश्यू है जिसके सेल्स बेसमेंट मेम्ब्रेन पे. You will find basement membrane only and only in epithelial tissue. Please keep that in mind. अभी ये इस ग्लैंडुलर सेल को अपना सिक्रीशन रिलीज करना है. तो ये क्या करेगा, पहले तो एक वेसिकल बनाएगा. और उस वेसिकल में अपना ये सिक्रीशन कलेक्ट कर देगा. और जब जरूरत पड़ेगी तब ये न्यूक्लियस है उसका, आगे जाके जैसे जरूरत पड़ेगी इस वेसिकल को सेल से सेपरेट किया जाएगा एंड द लिक्विड मटेरियल विल बी रिलीज्ड अराउंड द वेसिकल. तो ग्लैंड्स इस प्रकार से काम करती है, उन्हें एपोक्राइन ग्लैंड्स ऐसा कहा जाता है. इसमें दूसरा प्रकार है यूरोक्राइन ग्लैंड्स.
और सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। ग्लैंड्स जो है, देखिए ये आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन और ये आपकी ग्लैंड, ये उसका सिक्रीशन, it wants to release the product। ये प्रोडक्ट कैसा रिलीज करेगा, ये आपका सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है, एंड द मटेरियल विल बी सिंपली गिवन आउट बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस आपको दिखाई देना चाहिए। देखिए आपका कॉलेज का एग्जाम, बोर्ड का एग्जाम, 11th का होगा या 12th बोर्ड का एग्जाम होगा, बोर्ड के एग्जाम में और एंट्रेंस लेवल का नीट का एग्जाम या मल्टीपल चॉइस एग्जाम जो है, इसमें फर्क कैसा रहता है? पहला फर्क ये है कि टेक्स्ट बुक में ये नहीं है लेकिन हमें पता रहना चाहिए। दूसरा फर्क ये है कि मैंने अगर आपको ये नोट्स में दिया है तो आप भी आपके पास लिख के रखते हैं, आप अच्छी तरह पढ़ के जाते हैं, लेकिन ग्लैंड से रिलेटेड जब सवाल आता है तो ऐसा बुक ही आता है कि आपको उसका आंसर नहीं, because you are unable to understand the question, because you are unable to understand the concept। आप सिर्फ बाय हार्ट करके जाएंगे तो आपको इनसे रिलेटेड सवाल कभी नहीं समझ में आएंगे, आप जवाब कभी नहीं दे पाएंगे। यहाँ पे कुछ चीजें देखिए, सभी चीजें मैंने बतानी चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ चीजें आपने भी समझ में आनी चाहिए आपको। जैसे एपोक्राइन ग्लैंड और न्यूरोक्राइन ग्लैंड में एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस ऐसा है कि एपोक्राइन ग्लैंड में से जब मटेरियल सीक्रेट होता है, जब उसका कंटेंट सीक्रेट होता है, तो सेल का थोड़ा सा पार्ट ये उस मटेरियल के साथ रिलीज किया जाता है। इसका मतलब ये ग्लैंड्स के जो सेल्स है, ये 30-40% थोड़ा सा डैमेज हो जाता है। देखिए ना, ऊपर का पार्ट इसका निकल गया है, मैंने ये कहीं पे लिखा नहीं है लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए। वैसे आप यहाँ पे देखिए म्यूरोक्राइन ग्लैंड में, देखिए म्यूरोक्राइन ग्लैंड में जब मटेरियल सीक्रेट हो रहा है, सेल को 0% डैमेज है, देयर इज नो डैमेज। तो सवाल कैसे पूछ सकते हैं, अमंग द फॉलोइंग ग्लैंड्स which gland suffers no damage during its secretion? उसका आंसर न्यूरोक्राइन ग्लैंड भी हो सकता है, उसका आंसर सलाइवरी ग्लैंड भी हो सकता है, स्वेट ग्लैंड भी। देखिए उसके एग्जाम्पल डायग्राम में से ये इंफॉर्मेशन हमें एक्सट्रैक्ट करना आना चाहिए। इसमें तीसरा एक होता है, इसमें तीसरा जो प्रकार है वो है होलोक्राइन ग्लैंड्स। क्या नाम है इनका? होलोक्राइन ग्लैंड्स। अभी ये होलोक्राइन ग्लैंड्स जो, होलो यानी कंप्लीट, यहां क्या हो रहा है कि the glandular cells completely burst open and they release their contents। यानी ये कैसा हो गया कि ये आपका ग्लैंडुलर सेल है, ऑफ कोर्स ये बेसमेंट मेम्ब्रेन पे है, इसने अपना सिक्रीशन सिंथेसाइज करके रखा है, बना के रखा है, प्रोड्यूस करके रखा है। जब इसको ये रिलीज करना है तो ये पूरा टूट जाएगा और इसमें से ये सिक्रीशन, देखिए सेल का कुछ भी पार्ट नहीं रहा है, 100% डैमेज। ये ऐसा कहां पे होता है, इसका एक बढ़िया एग्जांपल है।
इसका एक बढ़िया एग्जांपल है सेबेशियस ग्लैंड्स। डज एनीवन नो व्हाट आर सेबेशियस ग्लैंड्स? वेयर आर दे प्रेजेंट? क्या किसी को पता है सेबेशियस ग्लैंड्स क्या है? कोई बात नहीं। आई होप आपको स्वेट ग्लैंड्स पता है। मुझे बताइए स्वेट ग्लैंड्स कहां पे रहते हैं? स्वेट ग्लैंड्स आर फाउंड इन स्किन ऑफ कोर्स। लेकिन ध्यान में रखिए स्वेट ग्लैंड्स जो स्किन में है वो जैसा बहुत सारा स्वेट बनाते हैं वैसे ही आपका स्किन एक प्रकार का ऑयल भी बनाता है। और टीवी पे बता ना, मेरी त्वचा ऑयली है, मेरी तरफ कोई देखता नहीं, मुझे पार्टनर नहीं मिलता, मुझे दोस्त नहीं मिलते, मुझे नौकरी नहीं मिलती, मेरी शादी नहीं होती, ऐसे सब फालतू चीजें बताते हैं। ध्यान में रखिए ऊपर वाले ने अगर कुछ दिया है तो सोच समझ के दिया। ऑयल सिक्रीशन जरूरी है because that oil is keeping your skin soft, it is keeping it healthy, it is keeping it disease. When a person dies, ये ऑयल का सिक्रीशन अपने आप बंद हो जाता है। डेड बॉडी का स्किन देखिए कैसा हार्ड हो जाता है क्योंकि उसमें अभी ये ऑयल सिक्रीशन बंद हो। तो आपको अगर टीवी पे बताया जा रहा है कि ये ऑयल सिक्रीशन अच्छी बात नहीं है, दैट इज फुलिशनेस, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ऑयल सिक्रीशन जरूरी है। और ये ऑयल जो है जो हमारी त्वचा से ऊज आउट हो रहा है, सिक्रीट हो रहा है, उसको साइंटिफिकली हम बायोलॉजिकल टर्म जो उसको यूज करते हैं उसे कहते हैं सीबम। SEBUM, सीबम। और ये ऑयल जो है, ये सीबम जो है हमारे स्किन में जो ग्लैंड्स से सीबम बना रही है उन्हें कहते हैं सेबेशियस ग्लैंड्स। इट इज एज समझ गए आप? ओके। तो ये तीन प्रकार के ग्लैंड, मीरोफाइन ग्लैंड में 0% डिस्ट्रक्शन है, सेल को कुछ भी हार्म नहीं है। एपोक्राइन ग्लैंड में थोड़ा बहुत हार्म है सेल्स को। होलोक्राइन ग्लैंड्स के जो सेल्स है वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाते हैं व्हेन दे आर रिलीजिंग देयर सिक्रीशंस। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, टेक्स्ट बुक में नहीं है ये, हमारे पास होना चाहिए, रहना चाहिए। ये हो गया आपका ग्लैंड्यूलर इपिथेलियम हो गया, यानी आपका सिंपल इपिथेलियल टिश्यू हो गया। सिंपल इपिथेलियम की खासियत क्या थी कि इसमें काफी सारे सेल होंगे, 100 सेल्स होंगे, 1000 सेल्स होंगे, बट दे आर अरेंज्ड इन अ सिंगुलर लेयर, जैसे आपके टाइल्स का अरेंजमेंट है। आप जिस रूम में बैठे हुए हैं उस रूम में 100 से ज्यादा टाइल्स होंगे लेकिन वो एक ही लेयर में प्लेस्ड है। उस प्रकार के अरेंजमेंट को हम सिंपल इपिथेलियम कहते हैं। हमें आज दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट जो करना है वो है कंपाउंड इपिथेलियम। कंपाउंड इपिथेलियम के बारे में हमें क्या पता है कि ये मल्टी लेयर है, एक के ऊपर एक। जैसे दीवार बनाने के लिए, फ्लोर बनाने के लिए टाइल्स यूज किए तो वो एक ही लेयर में बहुत सारे टाइल्स आपने रख दिए, ये सिंपल इपिथेलियम। लेकिन दीवार बनाने के लिए आपने जब ब्रिक्स यूज किए, आपने एक के ऊपर एक ऐसे अरेंज किया, मल्टी लेयर, दैट इज द कंपाउंड इपिथेलियम। अभी ये कंपाउंड इपिथेलियम जो है इसमें दो प्रकार बताए गए हैं। हम पहले बात करते हैं केराटिनाइज टाइप ऑफ कंपाउंड इपिथेलियम जो है
उसमें केराटिन है, स्किन में केराटिन है, और केराटिन होने की वजह से मैंने आपको पिछली बार ही बताया था कि ये कैसा हो गया है, ये वाटरप्रूफ हो गया है, या हम कह सकते हैं इसमें एक प्रकार का ड्राइनेस, इट इज ड्राई। ओके, अभी कंपाउंड एपिथेलियम, केराटिनाइज्ड कंपाउंड एपिथेलियम का अपना डायग्राम देखेंगे। मल्टीपल लेयर के सेल्स हमें ड्रॉ करना ध्यान में रखिए। ये तो एक ही लेयर हो गया। सेल्स को देखिए एक स्पेसिफिक शेप नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैंने दो प्रकार के सेल्स ड्रॉ किए हैं। ये स्किन आपका ऐसा दिखता है, मल्टीपल लेयर्स है स्किन में, जो सेल्स है उन सेल्स के मल्टीपल लेयर्स। ऊपर के जो लेयर्स हैं उन्हें कहते हैं, दैट लेयर is called as stratum corneum। stratum corneum जो है वो डेड लेयर है, it is made up of dead cells, and dead cells cannot divide, they cannot divide। ओके, कभी कभी इसे कॉर्निफाइड लेयर या कॉर्निफाइड सेल्स भी कहते हैं, CORN। कॉर्निफाइड यानी जो हार्ड हो चुके हैं, सख्त हो चुके हैं, पर डेड हो चुके हैं। इनका सबसे ऊपरी लेयर जो है वो डेड है, लेकिन मैंने बीच में ये जो रेड कलर में लेयर निकाला हुआ है, ये लेयर को कहते हैं single layer of cells called as stratum germinativum is resting upon the layer of basement membrane। मैं बार बार 100 बार ये दोहरा रहा हूं, ये रिपीट कर रहा हूं कि एपिथेलियल टिश्यू ये एकमात्र ऐसा टिश्यू है जिसके सेल्स किस पे बैठे हुए हैं, जिसमें मेम्ब्रेन पे बैठे हुए हैं। लेकिन यहाँ पे आपने स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम की तरफ ध्यान देना चाहिए। ये जो सिंगल लेयर है आपका स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम का, इसकी खासियत ऐसे है कि इसके जो सेल्स है, द सेल्स ऑफ स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम आर एबल टू they are able to divide and re-divide again and again and again। समझ रहे हैं आप? ओके, तो ये कैसा होता है, देखिए स्किन के बारे में हमें कॉमन बात क्या पता है, अभी आप स्टैंडर्ड 11th में आ गए, अब तक तो आपको ये बात पता ही है, आपने काफी सारी जगहों पे सुना होगा, पढ़ा होगा कि स्किन के सेल्स ये रोज हमारे बॉडी से लाखों की संख्या में स्किन के डेड सेल्स ये बाहर निकल जाते हैं। ओके, वी शेड thousands and thousands of dead skin cells every day। तो ये स्ट्रैटम कॉर्नियम का लेयर रोज डिस्कार्ड होते रहते हैं, रोज यहाँ से ये अलग होते रहता है, छूटते रहते हैं, लेकिन उसकी जगह पे नए सेल्स आते हैं। कौन उसकी जगह पे जो नए सेल्स आते हैं वो एक्चुअली किसने बनाया, स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम। स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम के सेल्स जो है
वो बार बार डिवाइड होते 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 वो आप ऊपर का लेयर बनाते हैं, और ऊपर का लेयर बनाते बनाते एक बार उनका मैक्सिमम डिवीजन हो गया, वो डेड हो जाए। डेड हो गई कि वो आपका अपर लेयर बनाएंगे, यानी कौन सा लेयर बनाएंगे, स्ट्रैटम कार्डियम का लेयर। Are you getting this? And all this material is ultimately containing keratin in it. इसलिए हम कह रहे हैं कि it is keratinized layer। और क्योंकि ये keratinized है, इसका मतलब ये ड्राई है। स्किन हमारा हमेशा कैसा रहता है, ड्राई है। और बारिश में आप भीग गए, आप नहा लिए, स्किन फिर भी क्या रहता है, ड्राई रहता है। पानी की बूंद अगर स्किन पे गिरी तो वो निकल जाती है, पर स्किन अब्सॉर्ब नहीं करती, बिकॉज इट इज कंटेनिंग केराटिन। इसके अपोजिट कंपाउंड एपिथेलियम में और एक प्रकार है, नॉन केराटिनाइज्ड कंपाउंड एपिथेलियम। ये कंपाउंड एपिथेलियम है, इसका मतलब ये मल्टीलेयर सेल्स का बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे इन सेल्स में केराटिन नहीं है। And because of absence of keratin, this layer is having layer is containing moist surface. Moisture is एक प्रकार का wetness, एक प्रकार का गीलापन। जैसे आप देखेंगे कैविटी का मतलब क्या है, when you open your mouth, immediately आपको जितना एरिया दिख रहा है उसे ब्यूकल कैविटी। आप थोड़ा सा नीचे की तरफ जाएंगे तो फेरिंक्स, ठीक, ये दोनों एरिया से माउथ अंदर से कैसा रहता है, हमेशा मॉइस्ट रहता है। वो कंपाउंड एपिथेलियम से बना हुआ है क्योंकि सेल्स के मल्टीपल लेयर्स हैं, लेकिन वो हमेशा माउथ, वो माउथ जो है, ब्यूकल कैविटी जो है, फेरिंक्स जो है, ये हमेशा मॉइस्ट रहते हैं क्योंकि दे आर मेड ऑफ नॉन केराटिनाइज्ड टाइप ऑफ सेल्स। इसकी वजह से वहां मॉइस्चर, उल्टा अगर मॉइस्चर चला गया तो ड्राइनेस अगर आ गया तो हमें तकलीफ होने लगती है, वी फील थर्स्टी। मेरा बहुत बार ऐसा होता है कि जब इन क्लास लेक्चर चालू रहते हैं, ये कोरोना वगैरह ये सब आने से पहले दिन भर में 6 7 8 लेक्चर चलते, तो क्या होता था कि बाय द टाइम यू रीच द लास्ट लेक्चर और सेकंड लास्ट लेक्चर, आपका ये पार्ट धीरे 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 ड्राई हो गया। आप दिन भर पानी पीते हैं, लेकिन वो एक्सर्शन और एग्जॉस्शन इतना हो जाता है कि वो टिश्यू जो है वो अपने आप धीरे धीरे ड्राई हो जाता है, जबकि वो टिश्यू ड्राई नहीं होना चाहिए, वो रहना चाहिए, वो मॉइस्चर। ओके, और उसमें मॉइस्चर क्यों है, उसमें मॉइस्चर इसलिए है क्योंकि उसमें केराटिन। ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों हो गए आपके कंपाउंड टाइप ऑफ एपिथेलियम। टेक्स्ट बुक में ये पार्ट ठीक से पढ़िए, इसके एग्जांपल्स ठीक से पढ़िए, मैंने जो ही दिए टेक्स्ट बुक में और दो तीन है, दोनों अलग अलग एग्जांपल्स है, लेकिन दोनों भी कंपाउंड टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू के अंडर ही दोनों आते हैं। वैसे तो एपिथेलियल टिश्यू का ये पार्ट अभी खत्म हो चुका है, हम धीरे धीरे कनेक्टिव टिश्यू की तरफ बढ़ सकते हैं, लेकिन a very important part still related with epithelial tissue is called as the cell junctions। क्या कहते हैं, सेल जंक्शंस। किसी भी प्रकार के टिश्यू के बारे में बात कीजिए, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स टुगेदर। इन सेल्स के बीच में जब इंटरैक्शन होता है तो वो इंटरैक्शन के लिए हेल्प करने वाला जो मटेरियल है उसे कहते हैं सेल जंक्शन। सेल जंक्शन के बारे में मुझे एक बात एकदम क्लियर बतानी है आपको, किसी भी प्रकार का एपिथेलियल टिश्यू रहने दीजिए, चाहे वो स्क्वैमस होगा, क्यूबॉइडल होगा, कॉलमनर होगा, सीलिएटेड होगा, ग्लैंडुलर होगा, कंपाउंड होगा, किसी भी प्रकार का एपिथेलियल टिश्यू रहने दीजिए, वो जिन सेल्स का बना हुआ है उन सेल्स के बीच में 100% सेल जंक्शंस है, 100%।
बाकी फिर इसके बाद जो आपका कनेक्टिव टिश्यू आता है, उसके बाद जो आपका मस्कुलर टिश्यू आता है, उनमें सेल जंक्शंस होंगे या नहीं होंगे, इसके बारे में हम 100% स्टेटमेंट नहीं दे सकते। कनेक्टिव टिश्यू में शायद कुछ जगहों पे सेल जंक्शन होंगे या नहीं होंगे, मस्कुलर टिश्यू में शायद कुछ जगहों पे सेल जंक्शन होंगे या नहीं होंगे, वहां पे इफ बट देन ओके और ऐसी चीजें हैं। एपिथेलियल टिश्यू में 100% सेल जंक्शन। एंड जैसा मैंने आपको बताया, सेल जंक्शंस ये आपका टिश्यू जो अलग अलग प्रकार के सेल्स का बना हुआ है, उन सेल्स के बीच में इंटरेक्शन के लिए सेल जंक्शंस बने हुए हैं। लेकिन ये इंटरेक्शन तीन प्रकार के हो सकते हैं, इसलिए सेल जंक्शंस तीन प्रकार के हैं। पहला प्रकार है इसमें व्हाट इज कॉल्ड एज द टाइट जंक्शंस। टाइट जंक्शंस का क्या है? अभी क्योंकि हम कह रहे हैं कि ये टिश्यू, आप देखिए टिश्यू इज मेड अप ऑफ मल्टीपल सेल्स टुगेदर। बहुत सारे सेल्स एक साथ आने की बनता है आज का टिश्यू। टिश्यू के अंदर सेल्स है और बहुत सारे सेल्स ये जो है, हर एक सेल के अंदर अपना खुद का क्या है, एवरी सेल इज हैविंग इट्स ओन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर उसके अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट्स हैं, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट है, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स है, अलग अलग प्रकार के आयन्स हैं, मिनरल्स हैं, इतनी सारी चीजें सेल के अंदर। कहीं गड़बड़ी में ऐसा ना हो जाए कि सेल ने अपने पास जो चीजें रखी थी, कहीं वो गलती से ड्रॉप आउट ना हो जाए, लीक ना हो। तो टाइम जंक्शंस का काम क्या है? Prevent the leakage of the prevent the leakage of the cell material of the cell content। ये लीकेज नहीं हो, लेकिन इसमें एक कैच है। कैच ऐसा है, देखिए अगर कुछ भी मटेरियल बाहर नहीं आया सेल में, तो सेल जिंदा नहीं रहता। अब बोलेंगे सर ऐसा क्यों कह रहे हैं? कॉमन सेंस, देखिए ये लिविंग एंटिटी और ये ग्रुप है सेल्स का, ये ग्रुप है, अकेला सेल काम नहीं कर रहा है, ये ग्रुप में काम कर रहा है। तो नेचुरली जब ये ग्रुप में काम कर रहा है, ऐसी बहुत सारी चीजें रहती है जो एक सेल दूसरे सेल को, ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है विद इन द सेल्स। टाइट जंक्शन किसी भी प्रकार का लीकेज नहीं होने देते, लेकिन इसमें दूसरा पार्ट जो है, गैप जंक्शंस। जंक्शंस हेल्प इन, ये छोटे छोटे गैप्स है सेल में, और वो गैप्स गार्डेड रहते हैं, कहीं भी कुछ भी बाहर निकल गया, बाहर से कुछ भी अंदर आ गया ऐसा नहीं, सिक्योरिटी है वहां पे। लेकिन गैप जंक्शंस का काम क्या है? गैप जंक्शंस हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द एडजॉइनिंग सेल्स, बिटवीन द नेबरिंग सेल्स, और आजू बाजू में अगर कोई सराउंडिंग मैट्रिक्स होगा, मटेरियल होगा, साइटोप्लाज्म होगा, तो वो साइटोप्लाज्म में से सेल के पास, आजू बाजू में अगर कोई एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कह सकते हैं उसको, तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में से सेल के पास, और सेल में से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के पास भी मटेरियल का एक्सचेंज होगा। टाइट जंक्शंस ये दीवारों की तरह है, ये चीजों को बाहर जाने नहीं देते, अंदर आने। गैप जंक्शंस ये दरवाजे और खिड़कियों की तरह है, इनमें से चीजें बाहर जा सकती है। आई होप आई एम मेकिंग द थिंग्स क्लियर। तो सेल का जो बाहर का मेम्ब्रेन है, उसमें वॉल्स भी है, दीवारें भी है, और उसमें छोटी छोटी खिड़कियां और दरवाजे भी है। अभी आप देखो किसको कैसे यूज करना है। एंड द लास्ट थिंग, जंक्शन में लास्ट पार्ट है
are called as the adhering junctions. ये अंग्रेजी वर्ड आप में से कितने लोगों को पता है, मुझे पता नहीं, लेकिन टू adhere means to stay with, to stay connected, किसी को पकड़ के रखना, किसी के साथ रहना, इसे कहते हैं adhere. Adhering junctions जैसा आप देखिए, different large number of cells come together to form any tissue. तो इन अलग अलग सेल्स के बीच में ये ऐसा मटेरियल है जो इन सेल्स को एक साथ पकड़े रखता है. फेविकॉल का ऐड देखें, पकड़े रहना, छोड़ना नहीं. adhering junctions वैसे ही वो क्या काम करते हैं, they are concerned with वर्ड देखिए क्या बढ़िया है, they are cementing the cells together. They are basically cementing the cells together. ये सभी सेल्स को एक साथ, एक टिश्यू में जो अलग अलग प्रकार के सेल्स एक साथ आते हैं, उन सेल्स को इकट्ठा रखने का काम ये adhering junctions करते हैं. समझ गए आप? ओके, चाहता हूं मैं आज के लिए एपिथेलियल टिश्यू यहाँ पे समाप्त हो चुका है. कल नए लेक्चर में एक्चुअली मुझे कनेक्टिव टिश्यू आज ही शुरू करना था, लेकिन अपना लेक्चर अनफॉर्चुनेटली टाइम पे नहीं शुरू होता है कि नहीं. मैथ्स का थोड़ा सा स्ट्रेच आउट हो जाता है. ठीक है, आप अभी वो लॉग टेबल वगैरह सीख रहे हो, बट नेचुरल, लेकिन अगर मैथ्स का थोड़ा टाइम पे खत्म हुआ तो बायो भी आपका सही टाइम से चले. ओके, ऑलमोस्ट 10-15 मिनट का अनफॉर्चुनेट एक्सटेंशन हो रहा है, तो ठीक है, स्टार्ट करें. ओके, चलो विल बैलेंस इट आउट, डोंट वरी, यू आर नॉट लूजिंग एनीथिंग. Okay, stay at home, stay healthy, stay fit, and please take care of yourself. Thank you very much.